ठीक है, देखो पाचन टॉपिक चल रहा था अपना। पाचन में अपन ने आमाशय में पाचन और लीवर की संरचना संबंधित फैक्ट पढ़े थे। आज का टॉपिक है अपना अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, मिक्सचर ग्लैंड से। अब देखो, ग्रंथि का अर्थ आपको बताया था कि जो अंग अपने शरीर का किसी पदार्थ को क्या करता हो, स्रावित करता हो, किसी पदार्थ को छोड़ता हो, वो क्या कहलाता है, ग्रंथि कहलाता है। अब ये मिश्रित ग्रंथि क्यों कहला रही है, क्योंकि देखो ग्रंथि दो प्रकार की होती है मुख्यतः। एक तो मान लो ये एक ग्रंथि है और एक ये ग्रंथि है। अब अगर इसके द्वारा छोड़ा गया पदार्थ नलिका के द्वारा, ठीक है, ट्यूब्स के मीडियम से बॉडी से क्या जा रहा हो, बाहर जा रहा हो, यानी नलिका पाई जा रही है और उस नलिका से पदार्थ क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तब तो ये कहलाएगी बहिस्रावी। क्या कहलाएगी, बहिस्रावी अर्थात एक्सोक्राइन। तब क्या कहलाएगी, बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन। अगर मान लो इसमें नलिका नहीं है और ये पदार्थ को क्या करती है, सीधे ही अपने शरीर से बाहर ब्लड में मिक्स कर देती है, तब इसको कहा जाएगा अंतःस्रावी अर्थात एंडोक्राइन। तब क्या कहा जाएगा, इसको अंतःस्रावी अर्थात एंडोक्राइन कहा जाएगा। तो ग्रंथि दो तरह की हो गई, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। जो नलिका के मीडियम से पदार्थ को छोड़े वो बहिस्रावी एक्सोक्राइन, और जिसमें नलिका नहीं हो सीधे ही पदार्थ को ब्लड में मिक्स करे वो अंतःस्रावी कहलाएगी। अब कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो दोनों गुण दर्शाती हैं, उनको न तो हम अंतःस्रावी कहेंगे और न क्या कहेंगे, बहिस्रावी। उनके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, मिक्सचर, अर्थात अंतःस्रावी गुण भी दर्शा रही है और क्या भी दर्शा रही है, बहिस्रावी भी। अब हमारा अग्नाशय जो होता है वो भी इसी प्रकार की ग्रंथि है। अब देखो ये मुख्य रूप से ऐसा गुण किसके कारण दर्शाती, देखो इसका आकार होता है अंग्रेजी के यू अक्षर के समान। ठीक है, इस तरह की आकृति में ये पाई जाती है। अब इसका जो ये भाग पाया जाता है, इसके द्वारा तो छोड़ा जाता है अग्नाशय रस। क्या छोड़ा जाता है, अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस। इसके द्वारा क्या छोड़ा जाएगा, अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस। जबकि जो इसका ये अग्र भाग पाया जाता है, ये क्या छोड़ता है, हार्मोन छोड़ता है। क्या छोड़ता है, हार्मोन। इसका 1% भाग तो हार्मोन छोड़ता है और लगभग 99% भाग क्या छोड़ता है, अग्नाशय रस। यानी हम सीधा कहें तो ये 1% तो कैसी है, अंतःस्रावी, और 99% कैसी होती है, एक्सोक्राइन अर्थात बहिस्रावी होती है। अब देखो हम पाचन के दौरान क्रिया पढ़ रहे हैं, पाचन की क्रिया पढ़ रहे हैं, तो पाचन की क्रिया कौन से पार्ट में आएगी, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, अग्नाशय रस के अंदर। सबसे पहली चीज, इस अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 8.3 और पितरस बाइल जूस का पीएच कितना होता है, 7.7 पाया जाता है। इस अग्नाशय रस का पीएच कितना हो गया, 8.3। सबसे ज्यादा बार जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि कौन सा ऐसा रस है, जूस है, जो केवल बेसिस मीडियम में अर्थात क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। ठीक है, तो ये केवल किस माध्यम में कार्य करता है, केवल क्षारीय माध्यम में, बेसिस मीडियम में ही क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो एंजाइम पाए जा रहे हैं उनकी क्रियाविधि कब अधिक होगी, मैकेनिज्म कब अधिक होगी, जब मीडियम कैसा होगा, बेसिस होगा, अर्थात माध्यम कैसा पाया जाएगा, क्षारीय माध्यम होगा। ठीक है, दूसरी चीज देखें, जो ये अग्नाशय रस है इसमें सभी प्रकार के लगभग एंजाइम पाए जाते हैं, यानी सीधा कहें तो ये सभी पोषकों का क्या करता है, पाचन करता है, सभी पोषकों का पाचन करता है। ठीक है, अब सभी का पाचन कर रहा है तो इस रस का दूसरा नाम क्या धर दिया, आल डाइजेस्टिव जूस, सर्वपाचक रस। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, सर्वपाचक रस। किसको कहा जाता है, अग्नाशय रस को। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये सभी का पाचन कर रहा है। देखो जैसे हमने माउथ में देखा था केवल स्टार्च का पाचन हुआ था, स्टोमच में देखा था आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ। ठीक है, लीवर के द्वारा देखा था केवल फैट का डाइजेशन हो रहा था, लेकिन अग्नाशय रस ऐसा रस है जो क्या करेगा, सभी पोषकों का पाचन करेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, आल डाइजेस्टिव जूस,
यानी सर्वपाचक रस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, मिश्रित। दूसरा, कितना परसेंट इसका बहिस्रावी भाग होता है, 99%। और 1% क्या होता है, अंतःस्रावी भाग होता है। ठीक है, कौन सा रस छोड़ा जा रहा है, अग्नाशय रस। पीएच कितना है, 8.3। और ये कैसे माध्यम में कार्य करेगा, केवल क्षारीय माध्यम में। सभी का पाचन करता है, इसलिए क्या कहते हैं, सर्वपाचक रस। अब ये बताओ, क्या अग्नाशय में भोजन प्रवेश करेगा, अग्नाशय में भोजन प्रवेश नहीं करता है, लेकिन ये अग्नाशय रस कहाँ जाकर पाचन करेगा, छोटी आंत के अंदर। ये कहाँ जाकर पाचन करता है, छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ये क्या करेगा, पाचन करेगा। ठीक है, का जो भाग पढ़ा है ये कौन सा भाग है, अग्नाशय का हमने बहिस्रावी भाग पढ़ा है। इसके बाद अगर हम अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग देखें तो देखो, अंतःस्रावी भाग के अंदर क्या आते हैं, जो अंतःस्रावी भाग होगा ये क्या स्रावित करेगा, हार्मोन। इस भाग के द्वारा क्या छोड़े जाएंगे, हार्मोन छोड़े जाते हैं। अब आपको बताया था कि इसका 99% 99% पार्ट तो क्या है, एक्सोक्राइन है, बहिस्रावी है। मात्र 1% भाग क्या होगा इसका, अंतःस्रावी होगा। अब देखो, इसके हार्मोन किससे छोड़े जाते हैं, जो इसका ये पार्ट पाया जा रहा है इसके अंदर एक कोशिकाओं का समूह होता है। इस कोशिकाओं के समूह को कहते हैं लेगरहेंस द्वीप समूह। क्या कहा जाएगा इसको, लेगरहेंस द्वीप समूह कहा जाता है। जो कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा है इसको क्या कह रहे हैं, लेगरहेंस द्वीप समूह। अब इसमें देखो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, जिनमें एक तो कहलाती हैं अल्फा सेल्स, ठीक है, अल्फा कोशिका। दूसरी कहलाती हैं बीटा सेल्स यानी बीटा कोशिका। और तीसरी कहलाती हैं डेल्टा सेल्स अर्थात डेल्टा कोशिका। ठीक है, ये 3 प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह है वो कहाँ पाया जा रहा है, इसके लेगरहेंस पार्ट के अंदर, जो कौन सा भाग है, अंतःस्रावी एंडोक्राइन। अब इन तीनों कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग हार्मोन छोड़े जाते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अल्फा या बीटा सेल से छोड़े वाले में पूछे जाते हैं। देखो, अल्फा कोशिका से स्रावित होगा, सिक्रिएट किया जाएगा ग्लूकेगोन। कौन सा छोड़ा जाएगा, ग्लूकेगोन। और जो बीटा सेल्स हैं, इस बीटा सेल्स के द्वारा छोड़ा जाता है इंसुलिन नाम का। कौन सा छोड़ा जाता है, इंसुलिन नाम का। और तीसरी जो डेल्टा सेल होती है इनके द्वारा सोमेटोस्टेनिन नाम का हार्मोन क्या किया जाता है, सिक्रिएट होता है। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन भी किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, पैंक्रियाज के द्वारा। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर इसके बाद इसकी क्रियाविधि देखेंगे। ठीक है, देखो, अगर हम इसके द्वारा स्रावित हार्मोन में देखो आपको पहला बताया है अल्फा सेल से कौन सा है, ग्लूकेगोन। ठीक है, और दूसरा बीटा सेल से कौन सा बताया है, इंसुलिन। अब इन दोनों का देखो कार्य क्या होता है। जो ग्लूकेगोन हार्मोन होता है ये ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और दूसरा जो इंसुलिन हार्मोन है ये ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा, कम करता है अथवा नियंत्रित करता है। क्या करता है, कंट्रोल करने का काम कौन सा करेगा, इंसुलिन करता है। अब देखो, प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो शरीर के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगर इंसुलिन की कमी होगी तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, मधुमेह। ठीक है, क्या कहलाएगा, मधुमेह, जिसको शुगर या डायबिटीज रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मधुमेह या डायबिटीज रोग भी कहा जाता है। अब देखो, शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है 100 ml ब्लड के अंदर लगभग 80 मिलीग्राम तक। और ये यदि 120 से अधिक हो जाती है, 120 मिलीग्राम से मात्रा अधिक हो जाएगी तो शरीर में कौन सा रोग होगा, मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, अब देखो, जो मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है
इसके लिए कृत्रिम इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसुलिन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल जो इंसुलिन है इसका निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? ठीक है, इस रोग के उपचार के लिए हम किसका यूज करेंगे? आर्टिफिशियल इंसुलिन, कृत्रिम इंसुलिन का यूज किया जाएगा। और ये आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया किसके द्वारा गया था? तो बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है एली लिली। किसके द्वारा बनाया गया था? एली लिली नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब एक साथ मत बोलना एली लिली। ठीक है, तो एली लिली नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा किसका निर्माण किया गया था? आर्टिफिशियल इंसुलिन का। ठीक है, लेकिन इसको वैक्सीन के रूप में अर्थात टीके के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया था। दो वैज्ञानिक आते हैं, क्रिकेट के दो शब्द हैं वैसे, एक तो बेस्ट नाम के साइंटिस्ट हैं और दूसरे कौन है? बेटिंग नाम के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो इसका टीका वैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया था? एक प्रकार से बेस्ट और बेटिंग के द्वारा। लेकिन सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसुलिन किसने बनाया था? एली लिली नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि हो गई? पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। सबसे पहले बताया था आपको कि अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिक्सचर ग्लैंड से मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसका 99% भाग तो क्या होगा? 99% पार्ट क्या बताया था? बहिस्रावी, और 1% भाग क्या बताया था? अंतःस्रावी बताया था। बहिस्रावी में पैंक्रियाटिक जूस छोड़ा जाएगा, अग्नाशय रस जिसका पीएच कितना बताया है? 8.3। सभी पोषकों का पाचन कर रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? सर्वपाचक रस कहा जा रहा है। कैसे माध्यम में काम करता है? केवल क्षारीय माध्यम में, ओनली वर्क इन बेसिस मीडियम। और 1% पार्ट कौन सा होता है इसका? किस भाग के नाम से जाना जा रहा है? अंतःस्रावी अर्थात एंडोक्राइन, जिसमें आपको दो इंपॉर्टेंट हार्मोन बताए हैं, ग्लूकेगोन और इंसुलिन। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस इंसुलिन से पूछे जाते हैं, चाहे तो इसकी कमी से रोग का नाम पूछ लिया जाए, चाहे आपसे इसका टीका पूछ लिया जाए। टीका किसने बनाया है? बेस्ट और बेटिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली क्या हो गई? पाचक ग्रंथियां। ठीक है, थैंक यू। अगला अंग पाचन अंगों में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत। ठीक है, सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया, अवशोषण की क्रिया इसी के अंदर होती है। अब देखो, सबसे पहली चीज देखें तो छोटी आंत की लंबाई पाई जाती है लगभग 7 मीटर। लंबाई लगभग कितनी होती है? 7 मीटर। ठीक है, अगर इसकी मोटाई देखी जाए तो इसकी मोटाई पाई जाती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में नहीं होगी, याद रखना किस में पाई जा रही है? सेंटीमीटर में। लंबाई तो लगभग 7 मीटर और मोटाई लगभग कितनी होती है? 2.5 मीटर होती है। अब ये देखो 3 भागों में बटी होती है। इसके कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। अब देखो तीनों भाग कौन कौन से होंगे? सबसे पहला भाग आपको बताया था, जब आमाशय में पाचन होगा तो भोजन आमाशय से कहां प्रवेश करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में प्रवेश करेगा। जिस भाग में प्रवेश करता है उस भाग को कहा जाता है ग्रहणी। क्या कहा जाएगा? ग्रहणी कहा जाएगा, ड्यूडेनम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ड्यूडेनम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही आएगा इसके अंदर। ठीक है, दूसरा इसका जो स्फेरिकल या कुंडलित भाग पाया जा रहा है, ठीक है, इस कुंडलित भाग को कहा जाता है जेजूनम। क्या कहा जाएगा? जेजूनम के नाम से जाना जाता है। और जो लास्ट इसका पार्ट पाया जाता है जो बड़ी आंत से जुड़ा होगा, इस पार्ट को कहा जाता है इलियम। क्या कहा जाएगा? इलियम के नाम से जाना जाता है। तो छोटी आंत के देखो 3 भाग हो गए, ड्यूडेनम ग्रहणी, दूसरा जेजुनम मध्यांत्र, और तीसरा जो पार्ट पाया जा रहा है वो कौन सा पाया जा रहा है? इलियम पाया जा रहा है। 3 भाग होंगे। पहला पॉइंट आपको बताया है लंबाई 7 मीटर, दूसरा मोटाई 2.5 मीटर, दूसरा पॉइंट बताया है कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में। अब देखो प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक पाचन की क्रिया, हाईएस्ट डाइजेशन मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो मनुष्य में सबसे ज्यादा देखो पाचन कहाँ होगा? जो एक ग्रहणी भाग होगा होता है, ड्यूडेनम जो पार्ट होता है इसके अंदर होता है। अब इसमें पाचन अधिक होने का देखो कारण क्या है? आपको बताया था यहां पर मनुष्य में एक संरचना पाई जाती है लीवर।
ठीक है। लीवर से रस किसके अंदर आता है? गोल ब्लेडर पित्ताशय के अंदर। और यहाँ पर इससे पहला अपन ने अंग पढ़ा था अग्नाशय पैंक्रियाज पाया जाता है। ठीक, इस तरह की संरचना। इससे जो रस स्रावित होगा लीवर से, बाइल जूस जो होगा वो भी एक नलिका के द्वारा आएगा। ठीक है। और दूसरा अग्नाशय से जो रस स्रावित हो रहा है वो भी एक नलिका के द्वारा आएगा। और दोनों रस कहाँ कर मिलते हैं? छोटी आंत के अंदर। यानी सीधा कहें अग्नाशय भी कहां पर जाकर पाचन कर रहा है? छोटी आंत में। ठीक है। और ये पित्त रस भी कहां पर जाकर पाचन करेगा? बाइल जूस भी कहां पाचन करेगा? छोटी आंत में। और कौन से भाग में आकर मिल रहे हैं? गृहिणी भाग में। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए सर्वाधिक पाचन कौन से अंग में होता है, तो अंग तो अपन सीधा बताएंगे कौन सा? छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग भी होता है। देखो लंबाई कितनी मीटर है? 7 मीटर। टोटल आपको लंबाई बताई थी एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल की 8 से लेकर 10 मीटर। तो सबसे ज्यादा पाचन कहां पर होगा? छोटी आंत में। कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये तो अंग हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं छोटी आंत की कौन से भाग में सबसे ज्यादा पाचन होता है, तो दोनों रस कहां कर मिल रहे हैं? गृहिणी पार्ट में, ड्यूडेनम पार्ट में। तो सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया कहां पर होती है? ड्यूडेनम पार्ट में होती है। ठीक है। तो एक तो प्रश्न इससे पहला ये बना कि इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? पाचन। ज्यादा अगर हम पाचन देखें तो सबसे ज्यादा पाचन, एक तो प्रश्न क्या बना इसमें से कि सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है, तो आंसर क्या होगा? गृहिणी। दूसरा जो जेजुनम पार्ट होता है, देखो इसमें क्या होगा? इसके अंदर होता है सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण। ठीक है। सर्वाधिक अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? जेजुनम पार्ट में। अब देखो अवशोषण से संबंधित प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? देखो क्या होता है, जो जेजुनम पार्ट होता है इसका जो आंतरिक भाग पाया जा रहा है, इस तरह का जो पार्ट पाया जा रहा है, इसमें अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको अपन किस नाम से जानते हैं? विलाई के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? विलाई कहा जाता है एक प्रकार से। ठीक है। या विली कहा जाता है इनको, या हिंदी में इनको कह सकते हैं अपन दीर्घ रोम अर्थात रसांकुर, रस के अंकुर। एक प्रकार से क्या कहा जाता है इनको? दीर्घ रोम या रसांकुर कहा जाता है। इनका देखो काम क्या होता है, जैसे कोई भी पोषक का पाचन हुआ है इस छोटी आंत के जेजुनम पार्ट में, तो उसमें से ये क्या करती है? उन पोषकों को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो सीधा अपन ये कह सकते हैं कि जेजुनम पार्ट में दीर्घरोम या रसांकुर यानी विलाई के द्वारा भोजन का क्या होता है? सर्वाधिक अवशोषण होता है। क्या होता है? सर्वाधिक अवशोषण। कौन से पार्ट में किया जा रहा है? जेजुनम पार्ट में किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद अपना तीसरा पार्ट कौन सा आया? इलियम वाला पार्ट आता है। अब देखो तीसरा जो इलियम वाला पार्ट होगा, इस इलियम वाले पार्ट में क्या होता है? एक तो देखो दो चीजों का अवशोषण होगा। एक तो कोई भी विटामिन है, ठीक है, उस विटामिन के अलावा जो बाइल साल्ट पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी पित्त लवण पाए जा रहे हैं, उन सभी का अवशोषण कौन से भाग में होगा? इलियम पार्ट में। किसके अंदर किया जाएगा? इलियम पार्ट में। इसके अलावा ये भोजन को या जो अर्धपचित भोजन बचा है उसको कहां पहुंचाने का कार्य करेगी? बड़ी आंत में पहुंचाने का कार्य करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी पाई जा रही है? लगभग 7 मीटर। ठीक है। मोटाई कितनी है? 2.5 मीटर। कितने भागों में बटी हुई है ये? 3 भागों में। पहला कौन सा है? गृहिणी। ठीक है। अब गृहिणी में बताया आपको सबसे ज्यादा क्या होता है? पाचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर 2 अंगों से रस मिलकर मिलता है। एक तो पित्त रस बाइल जूस और दूसरा कौन सा है? पैंक्रियाटिक जूस अर्थात अग्नाशय रस। तो ये दोनों एक ही जगह पाचन करेंगे। आपको बताया था अग्नाशय क्या है? सर्वपाचक रस है, डाइजेस्टिव जूस है। तो सभी का पाचन कर रहा है, वो आकर कहां कर रहा है? छोटी आंत में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगा? पाचन होगा। तो भाग कौन सा हो गया? गृहिणी। ड्यूडेनम पार्ट में सबसे ज्यादा पाचन होता है। ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा बताया? जेजुनम, जिसमें दीर्घरोम यानी विलाई के द्वारा या रसांकुर के द्वारा क्या होता है? सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन अवशोषण होता है। ठीक है। थर्ड पार्ट आपको बताया इलियम कि इसमें जो विटामिन बच गए,
या जो बाइल साल्ट बच गए, पित्त लवण बच गए, उनका तो क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन अवशोषण होगा। और शेष जो मुख्य रूप से पदार्थ बचा है, उस शेष पदार्थ की कहां पर पहुंचाने का कार्य करती है, बड़ी आंत में करती है। ठीक है, तो छोटी आंत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कई बार इसकी लंबाई पूछ ली जाती है, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा पाचन और सबसे ज्यादा अवशोषण हमारे कौन से अंग के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है अपना बड़ी आंत। तो इसके बाद अपना अगला अंग आता है लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। अब देखो बड़ी आंत के अंदर क्या होगा, आपको बताया था कि छोटी आंत में सबसे ज्यादा क्या हो रहा था, पाचन हो रहा था और अवशोषण हो रहा था। अगर हम बड़ी आंत के अंदर देखें तो बड़ी आंत मुख्य रूप से इसकी लंबाई पाई जाती है 1.5 मीटर। लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। अब देखो छोटी आंत की लंबाई कितनी थी, 7 मीटर, और बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। फिर भी इसको बड़ी आंत कहा जाता है। अब ये थोड़ी भी उम्र में बड़ी होती है। देखो इसका कारण क्या होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है, लगभग 5 सेंटीमीटर। बड़ी आंत की मोटाई कितनी थी, छोटी आंत की मोटाई कितनी थी, 2.5 सेंटीमीटर, और बड़ी आंत की मोटाई कितनी है, लगभग 5 सेंटीमीटर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है। अब ये भी देखो 3 भागों में बटी होती है। छोटी आंत के भी अपन ने 3 भाग पढ़े थे, और इसके भी कितने भाग आते हैं, 3 भाग आते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है इसको कहा जाता है सीकम। किस पार्ट के नाम से जाना जाता है, सीकम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न अभी जो इससे पहले सीजीएल के एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था कि जहां पर बड़ी आंत और दूसरा छोटी आंत एक दूसरे से ज्वाइंट होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत आपको बताया था, जो छोटी आंत का लास्ट इलियम पार्ट था वो बड़ी आंत से जुड़ा होगा। उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, तो छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा था, इलियम, तो उस भाग के लिए वर्ड यूज किया जाता है ईलो। और बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा है, सीकम, तो ईलो सीकम जंक्शन कहा जाता है। उस पार्ट को क्या कहा जाता है, ईलो सीकम जंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो जिस पॉइंट पर बड़ी आंत और छोटी आंत जुड़ी हो उस पार्ट को क्या कहेंगे, ईलो सीकम जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से बड़ी आंत का सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया, सीकम हो गया। ठीक है, अब देखो सीकम पार्ट के अंदर क्या होता है, जो सीकम पार्ट है ये एब्जॉर्प्शन करता है। और एब्जॉर्प्शन देखो सबसे ज्यादा तो कहां हो रहा है, छोटी आंत में। यहां पर केवल एब्जॉर्प्शन किया जाता है जल का। ठीक है, तो जल का अवशोषण कौन से भाग के अंदर किया जाता है, जल का सर्वाधिक अवशोषण अथवा जल का अवशोषण कौन से भाग के अंदर होता है, बड़ी आंत के कौन से भाग के अंदर किया जाता है, सीकम पार्ट के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो सीकम का जो लास्ट पार्ट होता है, सीकम के लास्ट पार्ट को देखो किस नाम से जाना जाता है, इसके लास्ट पार्ट को कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपेंडिक्स मनुष्य के किस अंग का भाग होता है, तो अपेंडिक्स मनुष्य के बड़ी आंत का भाग होता है। और बड़ी आंत के कौन से भाग का पाया जाता है, सीकम का अंतिम पार्ट होता है। ठीक है, सीकम आगे चलकर किसका निर्माण करती है, अपेंडिक्स का निर्माण करती है। ठीक है, जो मनुष्य में क्या है, एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। क्या होता है, एक प्रकार का अवशेषी अंग पाया जाता है। ठीक है, इसको कृमि रूपी परिशिशिका भी बोल दिया जाता है, वैसे वर्मीफॉक्स अपेंडिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मनुष्य का क्या है, एक प्रकार से अवशेषी अंग होता है। सबसे पहली चीज 3 भाग है, पहला कौन सा हो गया, सीकम। सीकम में क्या होगा, जल का अवशोषण, और इसका अंतिम भाग क्या कहलाता है, अपेंडिक्स। ये दो इससे इंपॉर्टेंट क्या बने, क्वेश्चन बने। ठीक है, इसके बाद सीकम के बाद दूसरा अगर पार्ट देखें तो पहला तो कौन सा हो गया, सीकम हो गया। इसके बाद एक इसका पार्ट पाया जाता है कोलन। दूसरा पार्ट कौन सा पाया जाएगा, कोलन भाग पाया जाता है। ये इसका लगभग यू आकार का भाग होता है, यू आकार का पार्ट होता है जो लगभग मध्य में पाया जाता है। इसके कौन से में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। देखो कोलन पार्ट से संबंधित क्या पॉइंट आते हैं,
कुछ जीवों के अंदर जो शाकाहारी जीव होते हैं, ज्यादातर शाकाहारियों में हर्बीवोरियस में, किसके अंदर, शाकाहारियों में यानी हर्बीवोरियस में इस पार्ट में पाए जाते हैं बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। और वो जीवाणु कौन से होते हैं, सेलो बैक्टीरिया, यानी सेलो जीवाणु कह सकते हैं, सेलो बैक्टीरिया कह सकते हैं। ये सेलो बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेलो बैक्टीरिया का कार्य क्या होता है, जो सेलुलोज पाई जाती है, इस सेलुलोज का क्या करना, पाचन करना। क्या करना, सेलुलोज का पाचन करना। तो पशुओं में सेलुलोज के पाचन के लिए किसका निर्माण होता है, कोलन पार्ट में सेलो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य में इस पार्ट में विटामिन के का भी निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, विटामिन के का निर्माण भी किसके अंदर होता है, बड़ी आंत के अंदर होता है। और मुख्य रूप से कौन से भाग के अंदर होता है, कोलन पार्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अपने देखी, कोलन यू आकार का होता है, आकार का भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं ज्यादातर। दूसरी चीज, शाकाहारियों में इसके अंदर कौन से जीवाणु हैं, सेलो बैक्टीरिया, जो किसका पाचन करेंगे, सेलुलोज का। ये याद रखना, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, मनुष्य में पाचन, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, केवल किस में होता है, जो शाकाहारी पशु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए। तीसरा इसका जो भाग पाया जाता है, तीसरा भाग कहलाता है रेक्टम, जिसको हिंदी में मलासी कह देते हैं। ठीक है, मल का होता है फीस, यानी जो फीस को स्टोरेज करता हो, के प्रकार से। ठीक है, क्या कहलाता है, मलासी, जो मल का क्या करे, एक प्रकार से स्टोरेज करे। यानी सीधा हम कह सकते हैं ये वेस्ट मटेरियल का, अपशिष्ट का क्या करता है, संग्रह करता है, स्टोरेज करता है। किसका संग्रह करता है, स्टोरेज का संग्रह करता है। तो ये बड़ी आंत से संबंधित फैक्ट हो गए। सबसे पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है लंबाई। लंबाई कितनी पाई जा रही है, 1.5 मीटर पाई जा रही है। मोटाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। छोटी आंत से लगभग डबल मोटाई की होती, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, बड़ी आंत कह रहे हैं। कितने पार्ट बने होते हैं इसके, 3। पहला पार्ट कौन सा बताया अपन ने, सीकम। और सीकम में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो जल का क्या होता है, अवशोषण। प्रश्न अभी तक जब भी पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है कि मनुष्य में जल का अवशोषण कहां पर होता है, तो मनुष्य में जल का अवशोषण कहां होता है, बड़ी आंत के अंदर होता है। अगर आपसे पार्ट पूछ लिया जाए तो पार्ट कौन से में ज्यादा हो रहा है, सीकम पार्ट के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य के अंदर अपेंडिक्स किस अंग का भाग होता है, तो सीकम किस भाग का होता है, अपेंडिक्स का पार्ट क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। सॉरी, सीकम का जो अंतिम पार्ट है वही क्या कहलाता है, अपेंडिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट बताया या दूसरा पार्ट बताया इसका, कोलन। कोलन में मुख्य रूप से क्या बताया है कि सेलो बैक्टीरिया हैं, जो सेलुलोज के पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्या होते हैं, सेलुलोज के पाचन में सहायक। और अंतिम पार्ट क्या है, रेक्टम, जो अपशिष्ट का क्या करेगा, स्टोरेज करता है। ठीक है, इसके बाद अपशिष्ट से संबंधित 2 पॉइंट आते हैं। देखो, एक तो आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य में मल का जो कलर होता है, ठीक है, जो फेस पाया जाता है, मल जो पाया जाता है, इसका हल्का पीला रंग किसके कारण होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आपको बताया था जो मनुष्य में बाइली जूस होता है, पितरस होता है, लीवर के द्वारा छोड़ा गया, उसी के पाचन के द्वारा या उसी में परिवर्तन के द्वारा एक पदार्थ बनता है जिसको कहा जाता है स्टार कोबिलोनोजन। स्टार कोबिलोनोजन। इस पदार्थ के कारण मनुष्य में मल का रंग हल्का कैसा पाया जाता है, पीला पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ ही दिया जाए कि गंध किसके कारण होती है, स्मेल किसके कारण पाई जाती है, तो एक इंडोल नाम के क्या पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। एंडोल भी बोल सकते हैं इसको। इन एंडोल के कारण मल के अंदर क्या उत्पन्न होती है, दुर्गंध उत्पन्न होती है। यूरिन का पीला कलर किस कारण बताया था, यूरोक्रोम के द्वारा, गंध अमोनिया के कारण। लेकिन अगर मल का देखें तो स्टारकोबिलोनोजन के कारण रंग होता है और गंध किसके कारण पाई जाती है, एंडोल के कारण पाई जाती है। ठीक है, तो ये मनुष्य के अंदर पाचन की क्रिया क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने माउथ में पाचन देखा था, केवल किसका हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का, और कौन सी का, स्टार्च का। इसके बाद दूसरा ऑर्गन क्या पढ़ा था अपन ने,
कौन सा था? आमाशय। शाबाश। कौन सा था? आमाशय, स्टोमच के अंदर पाचन हुआ था। उसके बाद लीवर से संबंधित फैक्ट आए थे और पैंक्रियाज अग्नाशय से संबंधित पाचन पढ़ा था अपन ने। इन दोनों के बाद ये दोनों रस कहाँ पर जाते हैं? छोटी आंत में, जहां सबसे ज्यादा पाचन हुआ था। फिर अपने अगला गुण कौन सा पढ़ा है? बड़ी आंत पढ़ा है। और ये सभी अंगों का समूह क्या है? आहार नाली। ठीक है, तो ये मनुष्य में पाचन टॉपिक क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे पाचन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं या जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अपन साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में घटना चक्र को भी क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी ठीक है, थैंक यू।